वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये शुरू करते हैं। और ये नोट्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट। तो आप किसी भी टीचर की बुक से पढ़ रहे हो डजंट मैटर, आपको सिर्फ पीछे के प्रोविज़न को देख के रिकॉल करना है कि इस सेक्शन में या इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ था, और फिर आपको सेल्फ स्टडी करना है। आई ऑलवेज से कि जो फ़ायदा आपको सेल्फ स्टडी से मिलने वाला है, रिविजनरी क्लास से आप सिर्फ जो दिए हुए प्रोविज़न का लॉजिक है या दिए हुए प्रोविज़न में क्या दिया हुआ है वो आप रिकॉल कर सकते हो, बट उसको माइंड में बैठाना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में वही लिखना है जो हमें माइंड में बैठा रहेगा। और माइंड में किसी चीज़ को बैठाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। सो विद दिस नोट वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो पहला हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 70। अब देखो, दिस इज़ ए रिविजनरी क्लास, तो मैं कोई लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। सिर्फ जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उस सेक्शन के में क्या दिया हुआ है, उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ मैं वो बताने वाली हूँ। जहाँ पे ज़रूरत होगा आई विल रीड इट आउट। सो सेक्शन 70 जो है वो जनरल रूल है। वो क्या कहता है कि किसी भी सोर्स में अगर लॉस है तो वो दूसरे इनकम के सोर्स से वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है। ये आपने आईपीसीसी में भी पढ़ा था। सेक्शन 70 हमारा वही बात कहता है यहाँ पे भी कि लॉसेस जो हैं एक दूसरे में, एक सोर्स ऑफ इनकम का लॉस दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के लॉस में सेट ऑफ हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट सेक्शन 70 में ये चीज़ लिखी हुई है कि जनरल रूल तो ये है बट उसका कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है वो ये है कि लॉसेस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अगर स्पेक्यूलेशन बिजनेस से आपको कोई लॉस है तो वो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हमें अलाउड नहीं है। लॉन्ग टर्म यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इम्परमिसिबल इंटर सोर्स सेट ऑफ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है आपको मालूम होगा कि वो किसी से भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये आपस में तो सेट ऑफ हो जाएंगे, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा, बट दूसरे हेड में जो है उसमें सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। दूसरा है हमारा स्पेकुलेशन लॉस जो मैं बता चुकी हूँ आपको, और तीसरा है हमारा लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। चौथा है हमारा लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। ये चार जो लॉसेस होते हैं आपको स्पेसिफाइड बिजनेस, आपने पीजीपीपी 35AD सेक्शन जो है पीजीपी में दिया हुआ है, आपको याद होगा ये। तो 35AD वाले जो लॉस होते हैं वो सिर्फ 35AD के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होते हैं। उसके बाद से ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज जो हैं ये एक स्पेसिफिक टाइप का इनकम होता है, तो इसको जो है आप सिर्फ वहीं पे सेट ऑफ कर सकते हो। जो प्रॉफिट आया आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से, स्पेकुलेशन गेन को आप स्पेकुलेशन लॉस को आप स्पेकुलेशन गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन है वो है 71B, जो कि आपको डील करता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहला पॉइंट है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस। अब मान लो कोई पर्टिकुलर ईयर है 21-22, तो 21-22 में अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और मान लो 2 लाख का लॉस है, तो आप इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अपने पीजीपीपी के गेन से सेट ऑफ कर सकते हो अप टू 2 लाख तक। और 2 लाख से अगर ज़्यादा है, मान लो 10 लाख का लॉस है, तो भी आप 2 लाख तक, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख तक की है। तो 2 लाख तक का लॉस जो है आप अदर सोर्स से जो है सेट ऑफ कर सकते हो, बट उसके बाद से आपको सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। उसके बाद से आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, और कैरी फॉरवर्ड अगले 8 साल तक कर सकते हैं। 8 साल, और इन 8 सालों में जो हाउस प्रॉपर्टी का गेन होगा उसी गेन से जो है हम लॉस को जो है सेट ऑफ करेंगे। तो ये 71B में हमारा ये पॉइंट है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला पॉइंट जो है वो हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है, जो कि हमारा बोलता है कि अप टू 2 लाख तक का अमाउंट जो है वो सेट ऑफ करना अलाउड है। उसके अलावा अगर आप ओवर एंड अबव चाहते हो तो आपको फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि मैक्सिमम पीरियड जो है वो 8 साल तक का है। आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन 72 कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ बिजनेस लॉस। अब बिजनेस लॉस के बारे में बोला गया है। बिजनेस लॉस में आपको ये होता है कि देखो, बिजनेस में अगर आपके लॉस है तो अगर करंट ईयर में 21-22 हम करंट ईयर मान रहे हैं, तो 21-22 करंट ईयर में अगर लॉस है तो वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा होता था, एक माल प्रैक्टिस हो जाती थी कि मान लो जो सैलरी करने वाले लोग हैं, तो क्योंकि सैलरी करने वाले लोगों पे ही सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, उनका ऑन एन एवरेज अगर देखो आप, तो वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, बिकॉज उनका बचाने का कुछ वो नहीं है, वे नहीं है स्केप करने का। इसलिए सिर्फ सैलरी, जब भी बजट आता है तब यही पूछा जाता है ना कि सैलरीड क्लास पर्सन के लिए आपने क्या
क्या दिया बजट में। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट को ही बिल्कुल वो पूरा वाइट मनी होता है, तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, उनको थोड़े कंसेशन देने होते हैं। खैर अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जो सैलरी, हाँ तो मैं माल प्रैक्टिस की बात करी थी, तो प्रैक्टिस ऐसी होने लगी कि जो सैलरी क्लास पर्सन थे वो अपना कुछ फेक छोटा मोटा या फिर कुछ भी बिज़नेस खोल लेते थे अपने अकाउंट में दिखाने के लिए, और उस बिज़नेस में लॉस दिखा देते थे। इस तरीके से वो टैक्स सेविंग कर लेते थे। तो इसीलिए ये प्रोविज़न लेके आया गया कि जो सैलरी का जो बिज़नेस का लॉस है वो आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो करंट ईयर के, एक्सेप्ट जो है सैलरी। और दूसरा चीज़ ये बोला गया कि अगर आपका कुछ बच जाता है तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है, और उसके बाद से इन 8 सालों में आप सिर्फ पीजीबीपी के इनकम के अगेंस्ट ही इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। तो अब कंडीशन पे हम आते हैं। एसएससी राइट टू कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर दिस सेक्शन इज हाउएवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन में ये है कि लॉसेज शुड हैव बीन इनकर्ड इन द बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन, मतलब लॉस जो है वो बिजनेस प्रोफेशन या वोकेशन में ही इनकर होने चाहिए। The loss should not be in the nature of loss in the business of speculation. स्पेकुलेशन बिजनेस भी बोलते हैं ना, तो स्पेकुलेशन बिजनेस वाले लॉस नहीं होने चाहिए। लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। The loss may be carried forward and set off against the income from business or profession, though may not necessarily against the profit and gains of the same business or profession in which the loss was incurred. However, a loss carry forward cannot under any circumstances be set off against the income from any head other than PGBP। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सपोज़ करो आपका प्रॉफिट बिजनेस जो है, 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में आपको लॉस हो गया, एक बिजनेस में प्रॉफिट है। तो ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस में, जैसे मान लो कि करेंट ईयर में तो आप किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, बट जो आगे के ईयर के लिए रिमेनिंग 8 साल में, रिमेनिंग जो 8 साल को आप कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है, उन 8 सालों के लिए ऐसा नहीं है कि आपका अगर टेक्सटाइल का बिजनेस है और दूसरा रिफाइन का बिजनेस है, और अगर टेक्सटाइल वाले में लॉस है तो आपको टेक्सटाइल वाले में जब गेन होगा तभी वो लॉस सेट ऑफ करना उन 8 सालों में अलाउड है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी रिफाइन वाले में गेन है तो आप 2 बिजनेस है, दोनों में किसी में भी गेन है, किसी में भी लॉस है, बस ये ध्यान रखना कि होना चाहिए वो पीजीबीपी, मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए वो पीजीबीपी का ही होना चाहिए। अगर 2 बिजनेस है तो भी कोई बात नहीं। हम जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें ये है कि टेक्सटाइल वाला का जो लॉस है मेरा अगले 8 साल तक, मान लो करेंट ईयर ख़त्म हो गया और उसके बाद से हम नेक्स्ट ईयर में चले गए हैं, तो सब्सिक्वेंट ईयर में अगर मेरे रिफाइन वाले में प्रॉफिट आ रहा है तो हम टेक्सटाइल वाला लॉस जो है वो रिफाइन वाले बिजनेस से प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। 4th पॉइंट देखते हैं। पर्सन हु इनकर्ड द लॉस अलोन इज इंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉस। देखो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बोला गया है कि जिस पर्सन ने सेट ऑफ किया, जिस पर्सन ने लॉस इनकर किया, वही पर्सन जो है इस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड होगा कि वो जो है लॉस जो है उसको क्लेम करे। जिस पर्सन ने इनकर किया लॉस, वही पर्सन जो है इंटाइटल्ड होगा कि वो लॉस क्लेम करे। जैसे कि मान लो कि अगर डीमर्जर हो जाता है और डीमर्जर होने के बाद से मान लो एबीसी कंपनी थी, डीमर्ज हो गई, तो ये जो लॉस है वो एबीसी कंपनी ही सेट ऑफ कर पाएगी आगे के सालों में। अगर डीईएफ कंपनी बनी है तो एबीसी का लॉस जो है वो डीईएफ नहीं सेट ऑफ कर पाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। और 6ठा पॉइंट है हमारा रिहैबिलिटेशन ऑफ बिजनेस। हम पढ़ क्या रहे हैं एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि कई बार जो है माइंड से ये चीज़ आउट ऑफ साइट हो जाता है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉस के बारे में, जिसमें कि हम एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जनरल रूल बताया कि 8 साल तक आप जो है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलाउड हैं, आप सैलरी के अंदर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक चीज़ थी, वो ये थी कि एसएससी राइट टू कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर दिस सेक्शन हाउएवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ जो है कंडीशन है आपको बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और उन्हीं कंडीशंस को जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला कंडीशन ये पढ़ा कि जो लॉस होना चाहिए वो बिजनेस प्रोफेशन से ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि लॉस जो है स्पेकुलेशन बिजनेस का नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस का जो लॉस है वो अगर दूसरे वाले में गेन है तो सेट ऑफ हो सकता है। चौथा पॉइंट हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी पर्सन, जिस पर्सन ने जो डीमर्ज कंपनी थी
अगर उसका लॉस है तो वो उसी को अलाउड है, उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने को रिजल्टिंग कंपनी को अलाउड नहीं है। 5वां पॉइंट है हमारा मैक्सिमम पीरियड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 8 साल का है। 6th पॉइंट है हमारा रिहैबिलिटेशन ऑफ बिजनेस, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इफ़ देयर इज अ लॉस सस्टेन्ड इन द बिजनेस विच इज डिसकंटिन्यूड इन द सर्कमस्टांसेस मेंशन अंडर सेक्शन 33B and such business is re-established, reconstructed or reviewed by the SSC within 3 years from the end of previous year of discontinuance, the loss attributable to such business shall be allowed to be set off against the profit gains, if any, of that business or any other business carried on by him and SSC for that assessment year, and the loss cannot be wholly set off. The amount balance loss to be carried forward to the following assessment year and so on for 7 assessment year immediately succeeding, provided such re-establishment business is continued to be carried by the SSC. देखो, इस सेक्शन को समझने के लिए सेक्शन 33B, आपको 33B जो है वो जो डिडक्शन का चैप्टर है उसमें मैंने बताया हुआ है कि सेक्शन 33B जिसमें बोलते हैं कि अगर 2 कंट्री के बीच वॉर हो गया या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई और उस केस में जो है आपका बिजनेस तो चल रहा था और ये चीज़ें होने के बाद से भी कुछ कंडीशन दी हुई हैं, ये चीज़ होने के बाद से विद इन 3 ईयर, जैसे मान लो 21-22 में हुआ तो आपने 3 साल के अंदर जो है अपने बिजनेस को रीइस्टैब्लिश कर लिया, मतलब अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लिया। और खड़ा करने के बाद से अगर आपको लॉस होता है, मान लो पीछे जब आपका बिजनेस जब अर्थक्वेक आया था तब उसमें मान लो लॉस हुआ था, तो ये लॉस जो है जब आपने रिकंटिन्यू किया, आप जब इसे रीइस्टैब्लिश कर रहे हैं तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। उस 3 साल को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और वो जो लॉस इनकर हुआ था वो लॉस आप एलिजिबल हो जाएंगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 साल तक, जो भी आपका प्रोविज़न है। 7 असेसमेंट ईयर तक, मैंने 8 साल बोल दिया था, 7 असेसमेंट ईयर तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उस लॉस को जो है सेट ऑफ कर सकते हैं। अब सर्कमस्टांसेस में नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, जो डिडक्शन वाली हमारी क्लास थी उसमें, और ये क्वेश्चन है, सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो अमेलगमेशन का कैरी फॉरवर्ड का जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है हम जब अमेलगमेशन डिस्कस कर रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हमारा, तो ये 2 पॉइंट जो है हम अमेलगमेशन और डीमर्जर के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के बारे में जानते हैं। सेक्शन 73 लॉसेस इन स्पेकुलेशन बिजनेस। अब देखो, मान लो अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आपको लॉस हो जाता है तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। देखो, एक चीज़ याद रखना कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था सेक्शन 70 में ही कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जो है किसी और सोर्स ऑफ इनकम से, किसी और हेड के अंदर जो है हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यह आपको पता चल गया होगा। मतलब कि आप स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और ये जो है कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक अलाउड होता है। आइए हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। देखो, यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्पेकुलेशन बिजनेस जो है उसको अलग माना जाता है, जो नॉर्मल बिजनेस होता है हमारा, सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी। द लॉसेज इनकर्ड इन स्पेकुलेशन कैन बी नीदर सेट ऑफ इन द सेम ईयर अगेंस्ट एनी अदर नॉन स्पेकुलेशन इनकम नॉर कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम इन सब्सिक्वेंट ईयर। यहाँ पे सिंपल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, पहला पॉइंट जो है वो हमारा बोलता है कि आपको जो है स्पेकुलेशन बिजनेस जो है नॉर्मल बिजनेस से काफ़ी अलग होता है, तो आपको स्पेकुलेशन का लॉस जो है स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि मैक्सिमम पीरियड जो है हम 4 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये बोलता है व्हेन अ बिजनेस ऑफ ए कंपनी डीम टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, मतलब कब हम मानेंगे, किन ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे जो है कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। The explanation to this section provide that where any part of the business of a company consists in purchase and sale of shares of other companies, such a company shall be deemed to be carrying on speculation business to the extent to which the business consists of purchase and sale of such share। मतलब मान लो कि ये कह रहे हैं, अभी इतना पढ़ने के बाद से यहीं पे हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, अभी सिर्फ हम इतने को इंटरप्रेट कर रहे हैं जिसमें हमें ये पता चला कि अगर एक टेक्सटाइल का बिज़नेस है और टेक्सटाइल का बिज़नेस में अगर टेक्सटाइल कंपनी जो है एबीसी टेक्सटाइल कंपनी, अगर ये साथ में दूसरे कंपनी के शेयर को सेल परचेज भी करती है तो उतने पार्ट तक, पूरे कंपनी को नहीं, एबीसी पूरे कंपनी को हम स्पेकुलेशन नहीं मानेंगे, सिर्फ उस पार्ट तक हम ये मान लेंगे कि ये कंपनी जो है स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है। हाउएवर, अब हम कंक्लूड करने वाले हैं आगे के पॉइंट को पढ़ने के बाद। दिस डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग कंपनी। ये जो डीम्ड प्रोविजन है ये
फॉलोइंग कंपनी में अप्लाई नहीं होगा। अ कंपनी हुज ग्रॉस टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ मेनली इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका मेजर जो है इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ रहा है, और वो कुछ अगर ऐसा करती है, किसी कंपनी के शेयर को सेल परचेज करती है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो जो है स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है। अ कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच इज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर, द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड द ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो कि किस बिजनेस में है, वो जो कि ट्रेडिंग के बिजनेस में है या फिर बैंकिंग के बिजनेस में है, क्योंकि ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाता है, ये उनका स्पेकुलेशन नहीं है। जब एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाता है, जब आप ट्रेडिंग की कंपनी हो, तो ऑब्वियसली आप शेयर सेल करोगे, परचेज करोगे, तो या आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाता है या आपका स्पेकुलेशन नहीं बनता। सेम एज द केस विद बैंकिंग कंपनी एंड द कंपनी विच ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस, दस दीज कंपनी वुड बी exempted फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंगली इफ दीज कंपनीज कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर और अदर कंपनी, दे वुड नॉट बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन ए स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है, ये आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसे समअप कर देती हूँ। समअप करने में बस यही है कि आपका पहला पॉइंट जो है स्पेकुलेशन बिजनेस में, वो ये बोलता है कि कैरी फॉरवर्ड करना जो है, आप स्पेकुलेशन लॉस को स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट ही सिर्फ सेटअप कर सकते हो, आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और दूसरा बोल रहा है कि कब जो है कंपनी डीम्ड होगी कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस में है, जब एक कंपनी ऐसा काम करने लगे कि वो दूसरे कंपनी के शेयर्स को सेल परचेज करने लगे, तब हम ऐसा मान लेंगे कि ये कंपनी जो है ये स्पेकुलेशन बिजनेस में है, टू द एक्सटेंट, उसी एक्सटेंट तक जितने एक्सटेंट तक वो सेल परचेज ऑफ शेयर्स कर रही है। बट ये जनरल रूल जो है अप्लाई नहीं होगा कुछ कंपनीज पे। कौन सी कंपनी पे? जो कंपनी का जो मेजर इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज से है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका मेजर प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग इन शेयर्स है या फिर बैंकिंग है या फिर ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस है, तो इन कंपनी पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेक्शन 73A। छोटा सा सेक्शन है ये। जो सेक्शन है ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस बाय स्पेसिफाइड बिजनेस। देखो, स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब होता है वो बिजनेस जो सेक्शन 35AD में दिए हुए हैं, और 35AD वाले बिजनेस के लिए दो चीज़ें, सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप के लिए दो ही चीज़ें बस ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला ये कि 35AD का लॉस जो है 35AD के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेटअप होगा, और दूसरा ये जो दूसरा पॉइंट दिया है, लॉसेस कैन बी सेट ऑफ इनडेफिनेटली, मतलब कि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है 8 ईयर 7 ईयर 9 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर इनडेफिनिट टाइम पीरियड जो है इस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन सेक्शन 74। अब ये जो इसमें से काफ़ी सारा ऐसा पार्ट भी है जो आपने पहले IPCC में पढ़ रखा होगा, बट स्टिल एक ओवरव्यू देने के लिए, एक रिकॉल कराने के लिए मैं ये सब बता रही हूँ। जैसे कि कैपिटल गेन का लॉस तो आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा। अब सेक्शन 74 में अब आओ इस पे बात करते हैं। कैपिटल गेन में सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता है। रीज़न बीइंग कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो हाई रेट पे टैक्स होता है, और अगर आप मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो उसमें 50 लाख का इनकम है और आपका 30 लाख का लॉस आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो आप 30 लाख अगर सेट ऑफ कर दोगे तो सिर्फ 20 लाख पे ही टैक्स लगेगा। तो होता क्या है, गवर्नमेंट को लॉस हो जाता है, कहाँ तक उन्हें पूरे अमाउंट पे टैक्स मिलना चाहिए था और यहाँ पे आप 30 लाख सेट ऑफ कर दे रहे हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया अपने फ़ायदे के लिए कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने नहीं देंगे। हाँ, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं जा रहा है, वो हाई रेट पे टैक्स होता है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो अपने इनकम के अगेंस्ट तो सेट ऑफ होगा ही, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कैरी फॉरवर्ड का टाइम पीरियड है वो यहाँ पे 8 ईयर है। बस यही होता है हमारे बस यही चीज़ है जो हमारे सेक्शन 74 में है। क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 74A3 पे। अब लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये भी छोटा सा सेक्शन है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि
रिसोर्सेज का अभी पॉइंट हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये जो रिसोर्सेज वाले लॉस होते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इसको सिर्फ उसी के गेन से ही सेट ऑफ होता है, अदर किसी हेड के अंदर सेट ऑफ नहीं होता है। और कैरी फॉरवर्ड का अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो 4 साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ है। इलस्ट्रेशन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आगे आते हैं हम सेक्शन 78 पे चलते हैं। सेक्शन 78 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस। ओके, इन केस ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म और सक्सेसन। अब मैंने आपको पीछे के भी 2 टॉपिक छुड़वाए थे। आई टोल्ड कि जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे अमलगमेशन वाला, रीऑर्गेनाइजेशन वाला, उसी की तरह से ये फॉर्म वाला भी, तब हम इस लॉस को इस सेट ऑफ और लॉस को डिस्कस करेंगे। अब जो है हम सेक्शन 79 डिस्कस करने वाले हैं। ऊपर का सेक्शन का मैंने आपको बता दिया ना कि ये जो है जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 79 पे आते हैं। 79 हमारा बोलता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज। अब देखो, क्लोजली हेल्ड कंपनी को जो है जनरली इसको इंटरप्रेट किया जाता है प्राइवेट कंपनी से, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज आर मेजरली क्लोजली हेल्ड। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी नॉट बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप रेफर टू इन सेक्शन 80 IAC। 80 IAC आपने पढ़ रखा होगा। 80 IAC जो है आपके डिडक्शन वाले पार्ट में मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। तो 80 IAC पार्ट आपने पढ़ रखा है। 80 IAC में जो एलिजिबल स्टार्टअप दिए हुए हैं, उसके अलावा जो भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके सेट ऑफ की या कैरी फॉरवर्ड की बात जो है इस सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 79 में। इन केस ऑफ ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, बिकॉज जनरली इन अ प्राइवेट कंपनी द मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड एंड नॉट बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप रेफर्ड इन सेक्शन 80 IAC। मतलब अगर इस दोनों को हटा दें, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रही है, और 80 IAC वाली अगर वो कंपनी नहीं है, नो लॉस इनकर्ड इन एनी ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अनलेस। मतलब सपोज करो एक ABC, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। ABC एक छोटी सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो एक एलिजिबल स्टार्टअप भी नहीं है जो 80 IAC में कवर हो, और वो एक सब्सटेंशली इंटरेस्टेड बाय पब्लिक वाली कंपनी भी नहीं है। तो एक ABC एक प्राइवेट कंपनी हो गई। तो उसने अगर कोई लॉस इनकर किया 21-22 में, तो वो 21-22 का लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, अनलेस तभी अलाउड होगा जबकि ऑन द डे ऑफ द प्रीवियस ईयर द शेयर ऑफ द कंपनी कैरिंग नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर वर हेल्ड बाय द बेनिफिशियली हेल्ड बाय द पर्सन। मतलब 21-22 में सपोज करो कि 50% जो शेयर होल्डर थे, वो सेम शेयर होल्डर जो है 22-23 में भी रहने चाहिए। एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डर शुड बी सेम, तभी जाके जो है वो लॉस को जो है वो अपने जो भी 8 साल का उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 8 साल तक आप अपने बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उन 8 सालों में ईच ईयर कंपनी को देखना पड़ेगा कि ये जिस ईयर को ये लॉस पर्टेन करता है, जैसे कि 2010-11 को मान लो पर्टेन करता है, और 15-16 में को कंपनी जो है एसेस कर रही है 15-16 ईयर को, तो 10-11 में जाके उसे देखना पड़ेगा कि क्या ये 10-11 में कितने सारे शेयर होल्डर थे, और ये 50%, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द ईयर 10-11 शुड रिमेन द शेयर होल्डर इन द ईयर 15 and 16। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। Who beneficially held the share of the company carrying not less than 51% of the voting power on the last day of the year in which the losses was incurred। मतलब लास्ट डे, जैसे मैंने 10-11 का एग्जांपल लिया, तो 10-11 में 31 मार्च 2011 को जो भी लोग शेयर होल्डर हैं, उसका एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डर शुड बी द शेयर होल्डर इन द ईयर 14 and 15, तभी जाके जो है 14-15 में लॉस जो है आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरा पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप रेफर्ड इन सेक्शन 80 IAC। तो अब हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड उन कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि एलिजिबल स्टार्टअप है, किसमें, सेक्शन 80 IAC में। तो पहला पॉइंट जो है हमारा बोलता है इन केस ऑफ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बट बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप as referred in section 80 IAC, any unabsorbed loss of the company shall be allowed to be carried forward and set off against the income of the previous year if either of the condition are satisfied। मतलब कि अगर आप 80 IAC वाली कंपनी है, शॉर्टकट में बोले तो आपकी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ होगा अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं।
आगे के पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप हैं ATIAC वाले, तो फिर आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के प्रोविज़न में आपके लिए क्या कहा गया है। इन केस ऑफ अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया था फर्स्ट पैरा तक कि अगर आप एक ATIAC वाली कंपनी है तो फिर आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन में पहला कंडीशन है, on the last day of the previous year, the shares of the company carrying not less than 51% of the voting power were beneficially held by the person who beneficially held shares of the company carrying not less than 51% of the voting power on the last day of the year or year in which the loss was incurred. सेम जो ऊपर वाला कंडीशन है जिसमें आपके ATIAC कंपनी को एक्सक्लूड किया गया था, ये जो ऊपर का कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ पे भी है। अभी ATIAC कंपनी को अगर हम हटा दें तो बाकी जो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी जो होती हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहा गया है, जिस ईयर में आपका लॉस इनकर हुआ उस ईयर के लास्ट डे पे आके देख लेना कि आपके कितने शेयर होल्डर्स हैं, और उनमें से एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डर शुड बी पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डिंग ऑन द ईयर ऑफ द कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। अब दूसरी ATIAC वाले के लिए दो कंडीशन बोली गई है, जिसमें कि पहला तो सेम ही कंडीशन है। दूसरा कंडीशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। देखो, जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स अक्सर पैसे रेज़ करते रहते हैं, वैल्यूएशन होते रहते हैं, उनका मनी रेज़ करते रहते हैं, उनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो अगर 51%, क्योंकि पहला जो पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है, उसमें लास्ट में देखो लिखा हुआ है और, कि या तो आप ये कंडीशन फुलफिल कर दें या फिर दूसरी वाली कंडीशन जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, कि अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है या फिर अगर आप एक स्टार्टअप है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो मनी रेज़ करते रहते हैं। अब मनी रेज़ करेंगे तो उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज होगा, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कम बढ़े तो उनको जो फंडिंग आती है मेजरली किसी बड़े बैंक से या कंपनी से या फिर इन्वेस्टर से जो फंडिंग आती है, तो काफ़ी हैवी अमाउंट में आती है। तो इसीलिए दूसरे कंडीशन में ये बोला गया है कि आप जो है, मान लो कि 21-22 में आपका लॉस हुआ, ठीक है। अब 22-23 की बात करते हैं। आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप हैं तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके शेयर होल्डर थे 21-22 में, मान लो 21-22 में 4 शेयर होल्डर थे, अब वो 4 शेयर होल्डर जो हैं वो सेम जो है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जो उस समय जिस टाइम पे लॉस इनकर हुआ उतने, मतलब वो सारे शेयर होल्डर उस टाइम पे भी होने चाहिए जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल द शेयर होल्डर ऑफ सच कंपनी हु हेल्ड शेयर carrying voting power on the last day of the previous year or years in which the loss was incurred continue to hold. All the shareholders should continue to hold those shares on the last day of the previous year in which the loss is to be set off, and such loss has been incurred during the period of 7 years beginning from the year of incorporation of such company. मतलब कि देखो, सिर्फ ये जो दूसरी वाली कंडीशन है कि आपके जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं जब टाइम पे लॉस इनकर हुआ और जब आप सेटअप कर रहे हैं सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, वो सारे शेयर होल्डर उस टाइम पे होल्डिंग करने चाहिए जिस टाइम पे आप सेटअप कर रहे हैं। बट ये जो इसमें जो है एक और कंडीशन ये लगाई गई है कि ये जो आपको हम बेनिफिट देंगे, आपके इनकॉर्पोरेशन से 7 साल तक ही आपको ये बेनिफिट अवेलेबल होगी, उसके बाद नहीं अवेलेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन। दिस रेस्ट्रिक्शन शैल हाउएवर नॉट अप्लाई। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं अप्लाई होगा कब? वर चेंज इन द वोटिंग पावर एंड शेयर होल्डिंग टेक प्लेस इन ए प्रीवियस ईयर कंसिक्वेंट अपॉन द डेथ ऑफ शेयर होल्डर। अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पे इसी की बात तो कर रहे हैं ना कि शेयर होल्डर जो है चेंज नहीं होने चाहिए। तो मान लो कि मिस्टर ए थे, अब मिस्टर ए की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल हेयर हैं वो है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी उस चीज़ के ओनर बन जाते हैं, शेयर होल्डिंग में मिस्टर बी का नाम आ जाएगा। तो अगर एक तरीके से देखें, अगर सिर्फ हम नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स देखें, शेयर होल्डर के नाम को देख के मैच करें, तो ऐसा लगेगा कि शेयर होल्डर चेंज हो गए, बट एक्चुअली में शेयर होल्डर चेंज नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन दिए गए हैं जिसको कि देखने के बाद से इनको ऐसा माना गया है कि ये जो कंडीशन अगर होता है तो हम चेंज इन शेयर होल्डर नहीं मानेंगे इसको, जिसमें कि पहला कंडीशन आपको यही दिया गया था, यही जो मैंने अभी आपको समझाया कि रेस्ट्रिक्शन जो है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डिंग चेंज का, वो चेंज इन शेयर होल्डिंग हम नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? वे चेंज इन द वोटिंग पावर और शेयर होल्डिंग टेक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर कंसिक्वेंट अपॉन द डेथ ऑफ शेयर होल्डर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, वेर चेंज इन द शेयर होल्डिंग टेक प्लेस इन एन इंडियन कंपनी
बीइंग ए सब्सी ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब कि एक इंडियन कंपनी है जो कि सब्सी है किसकी, फॉरेन कंपनी की। तो XYZ एक इंडियन कंपनी है, ABC एक फॉरेन कंपनी है जिसने कुछ शेयर्स होल्ड किए हैं। और ये जो होल्डिंग है जो ABC की होल्डिंग है XYZ में, ये चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? एज ए रिजल्ट ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ द फॉरेन कंपनी। जो ABC जो फॉरेन वाली कंपनी है ना, उसका अमलगमेशन हो जाता है या फिर डीमर्जर हो जाता है। तो अब शेयर होल्डर की बुक में जो है, अब वो डीमर्जर हो गया तो नाम मान लो चेंज हो जाएगा। तो नाम अगर ये चेंज होता है तो एक तरीके से देखें तो ये तो कंपनी सेम ही होती है। तो इसीलिए इनको ऐसा कंडीशन माना जाता है कि ये जो है, ये चेंज इन शेयर होल्डिंग का केस नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट जो है, हम 2 पॉइंट अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि कब कब जो है एक ATIAC वाले को जो है अलाउड होगा, कब कब वो सेट ऑफ कर सकते हैं अपने लॉस को। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया है जो कि सेम एज अबव था, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए मेंशन था वही है। दूसरा पॉइंट भी हमने देख लिया। तो बढ़ते हैं हम अपने नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन के तीसरे पॉइंट पे। वेयर अ चेंज इन शेयर होल्डिंग टेक प्लेस इन प्रीवियस ईयर परसेंट टू अ रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड bankruptcy code 2016 after affording a reasonable opportunity of being heard to the jurisdiction principal commissioner और commissioner। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आपको मालूम होगा, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा IBC। तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स जो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो चेंज इन शेयर होल्डिंग अलाउ करते हैं, किसी को हटा के कोई नए शेयर होल्डर को एडमिट करते हैं, किसी को रिमूव करते हैं। तो इन केस में इसको चेंज इन शेयर होल्डिंग नहीं मानी जाएगी। और जब नहीं मानी जाएगी तो फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो लॉस हो रहा है वो सेट ऑफ करना या कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, टू अ कंपनी एंड इट्स सब्सी and the subsidy of such subsidy where the tribunal application moved to the central government under section 241 of the Companies Act has suspended the board of director of such company and has appointed a new director nominated by the CG under section 242 of the said act। सिंपल सी बात है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई एप्लीकेशन मूव किया है और उस एप्लीकेशन को मूव करने के बाद से ट्रिब्यूनल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड करके न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो उस केस में भी अगर शेयर होल्डिंग में चेंज होता है तो उसे चेंज नहीं मानेंगे और उसके बाद से जो है उसको स्टिल जो है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ होगा। अ चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ ए कंपनी एंड इट्स सब्सिडी एंड द सब्सिडी ऑफ सच सब्सिडी, बी नंबर पॉइंट, फोर्थ का बी नंबर पॉइंट हम देख रहे हैं, has taken place in previous year pursuant to a resolution plan approved by the tribunal under section 242 of the Companies Act। मतलब कि अगर रिजोल्यूशन प्लान ट्रिब्यूनल ने अप्रूव किया है और उस रिजोल्यूशन प्लान के अंदर अगर कुछ चेंज इन शेयर होल्डिंग होता है तो उसे भी हम चेंज इन शेयर होल्डिंग नहीं मानेंगे। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अगर उसको हटा के अगर 51% का लिमिट जो है अगर हमारा रहता है, या फिर जो अगर ATIAC वाला है, तो अगर सेम नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो हैं, सेम शेयर होल्डर यहाँ पे भी सेट ऑफ वाले ईयर में भी अगर परस्यू कर रहे हैं तो फिर हमें सेट ऑफ अलाउड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, टू अ कंपनी टू द एक्सटेंट दैट अ चेंज इन शेयर होल्डिंग हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ रीलोकेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय ओरिजिन फंड एंड द रिजल्टिंग फंड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोलता है कि मान लो कि ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी होते हैं या फिर लॉस भी होते हैं, PGBP का लॉस होगा, तो हम किस मैनर में सबसे पहले क्या करेंगे, किस मैनर में सेट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले जो है, एज पर द प्रोविजन ऑफ 72(2) ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इज टू बी सेट ऑफ बिफोर सेटिंग ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मतलब कि ये कि पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को जो है आपको सेट ऑफ करना है, डेप्रिसिएशन से भी पहले आपको लॉस को सेट ऑफ करना है, PGBP के लॉस को। बिकॉज रीज़न बीइंग, डेप्रिसिएशन जो है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बट लॉस के लिए आपको 8 ईयर का टाइम लिमिट है। सो सबसे पहले लॉस सेट ऑफ करेंगे। देयरफॉर द ऑर्डर इन विच सेट ऑफ विल इफेक्ट इज एज फॉलो। करंट ईयर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1), तो ऑब्वियसली आप जब PL बनाते हैं तभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन डेबिट कर देते हैं। करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग टू द एक्सटेंट अलाउड। ठीक है, अब इस दोनों के बाद ये दोनों चीज़ें जो हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है, ये तो ऑलरेडी हमारे PL में, जब हमारा PL बनता है तो डेबिटेड होते हैं। तीसरा पॉइंट हमें कह रहा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को पहले सेट ऑफ करो। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि उसके बाद आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करो। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन साइंटिफिक रिसर्च अनअब्जॉर्ब्ड, तो उसके बाद से उसको करो। और सिक्स्थ पॉइंट बोलता है अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, सबसे लास्ट में इसका नंबर आता है, उसके बाद करो। इसके बाद से आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन यू हैव टू इट बाय योरसेल्फ, मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाली।
अब आता है हमारा सेक्शन 80। सेक्शन 80 बोलता है कि अगर आप लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर करना कि टाइम पे रिटर्न फाइल कर देना। जिस ईयर में भी लॉस हुआ है उस ईयर का रिटर्न आपने देखा होगा, जब आप आर्टिकल शिप कर रहे हैं तो उस टाइम पे लोग बोलते हैं कि चाहे थोड़ा बहुत गलत भी हो ना, बट रिटर्न फाइल कर दो ताकि बाद में हम रेक्टिफाई कर दें, बट रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए सो दैट अगर लॉस है तो हमें वो लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करने का जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाए। रीज़न बीइंग यही होता है, यही रीज़न होता है कि लोग अगर थोड़ा गलत भी हो रहा है तो भी रिटर्न फाइल करने को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसके बजाय कि पूरा का पूरा सही रिटर्न जाए। क्योंकि अगर आपने थोड़ा लॉस दिखा के रिटर्न फाइल कर दिया तो फिर आप बाद में जब रेक्टिफाई करके सही फाइल करोगे तो आपको लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना अलाउ हो जाता है। तो सेक्शन 80 हमारा यही बोलता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगी, हाउस प्रॉपर्टी का एक ऐसा लॉस है जो कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, स्टिल दैट लॉस विल बी अलाउड टू ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। अब मैं इसे पढ़ने वाली तो नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ केसेस हैं आपके पास एंड देन टेस्ट योर नॉलेज। अब आपके पास जो है क्वेश्चंस आते हैं। सो आई थिंक दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। जो ये एंड हो जाता है हमारा पेज। चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपके पास इसमें अगर मैंने कुछ छुड़वाया है तो वो जो है एक अमलगमेशन का केस छुड़वाया था, एक फर्म का, और एक बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के केस में कैसे ब्रॉड फॉरवर्ड या सेट ऑफ लॉस होगा। इसके अलावा आपका सेट ऑफ एंड ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और सेटअप जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।